हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष और भाई फार्मा चलो ख़त्म करते हैं भाई। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही है। मैं नहीं तो सच बताऊं तो मैं एनाटमी चालू करने के मूड में था, पर पहले फार्मा निपटा देते क्योंकि एक साल हो गया है बोलते बोलते कि करा दूंगा। एक डेढ़ साल हो चुका है उससे ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे भाई फार्मा। अभी अपन कहाँ थे? सीएनएस। ठीक है, सीएनएस पे तो आई थिंक क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, तो चालू करते हैं भाई फटाफट। एंटी पार्किंसन ड्रग्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो भाई पार्किंसन क्या होता है वो तुमने देखा होगा फर्स्ट ईयर में, जैसे हाथ कांपना और ये सब चीज़ें जो होती हैं। अभी 22-18 आई थिंक मैं 1 घंटे के आसपास तक के, 1 घंटे उससे कम, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर भी लूंगा तो तुम शायद देखो ना देखो। दूसरा और भी काम करने हैं यार, क्या बताऊं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं भाई। पार्किंसन डिजीज किसने देखा था वो सब नहीं, मेन क्या होता है इसमें? ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड द लॉस ऑफ पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, या मतलब सिर्फ ट्रेमर्स आते हैं, वो हाथ हिलना, वो हाथ कपना। तुमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। रिजिडिटी एकदम ऐसे टक 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 ऐसे एकदम ऐसे ऐसे हाथ आपके रिजिड से हो जाते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया, सॉरी, उप्स, आवाज नहीं है। सॉरी, चल रहा है ना? हेलो। हाँ, माइक तो चल रहा है ना? हेलो। हेलो। इसी का। ठीक है, तो फिर क्या सिंपल सा ट्रेमर, रिजिडिटी आना। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या होता है? स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स, मतलब कोई भी चीज ना वैसे एकदम स्लोली चल रहा है। ठीक है, वो डांस जैसे चल रहा है, डांस इंडिया डांस जैसा। और लॉस ऑफ पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, मतलब कि भाई आपका जैसे पोस्चर है, आप मतलब देखो फॉर एग्जांपल जैसे आप चलना है, आपको आपको वॉक करना है तो आप स्ट्रेट होगे, स्ट्रेट आपकी स्पाइन रहेगी, देन आप चल रहे होगे। पर यहाँ पे रिफ्लेक्स आपका लॉस हो जाता है पार्किंसन का। तो आपने देखा होगा पार्किंसन का गेट भी बहुत मतलब अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक गेट होता है। स्टीपिंग गेट, आई थिंक मेरे ख्याल से स्टीपिंग ही होता है ना, स्टेपिंग गेट। मतलब ऐसे एकदम झुक जाता है सामने वाला और ऐसे ऐसे चलता है एकदम स्लोली स्लोली। तो इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म में क्या होता है भाई? इडियोपैथिक यानी इसका कोई रीजन नहीं है। देयर इज डीजनरेशन ऑफ द डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स इन द सब्सटेंशिया निग्रा। देखो अपने सब्सटेंशिया निग्रा अपने सेरिबेलम पे आता है ना, यहाँ पे 5 पार्ट होते हैं, ग्लोबस पैलिडा, सब्सटेंशिया निग्रा और ये सब चीजें। ठीक है, मिड ब्रेन पे आता है नहीं तो कहीं एक जगह आता है। ठीक है, तो अब ये सब्सटेंशिया निग्रा है। इसका नाम सब्सटेंशिया निग्रा क्यों है? क्योंकि जब इसको आप ओपन करके देखोगे तो आपको ब्लैक कलर के दिखते हैं, थोड़े से डार्किश डार्क कलर के इसके न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका सब्सटेंशिया निग्रा। निग्रा यानी वही निगार, निग्रो, निगा वाला निगा। देयर इज रीजनरेशन ऑफ डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, डोपामिन कंटेनिंग न्यूरॉन्स अपने कहाँ पे होते हैं? सब्सटेंशिया निग्रा, नायग्रा पे। एंड अगर ये डिजनरेट होने लगे तो ऑब्वियसली डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी, और इससे क्या हो जाएगा? आपका बैलेंस बिटवीन इनहिबिटरी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड एक्साइटेटरी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इज डिस्टर्ब। होता ये है, डोपामिन एक इनहिबिटरी मतलब क्या बोल सकते हैं, इनहिबिटरी सिग्नल सेंड करते हैं, इनहिबिटरी मैसेंजर है। ठीक है, वहीं पे कोलिनर्ज कोलिनर्जिक न्यूरॉन से कोलिन रिलीज होता है, एस्टाइल कोलिन रिलीज होता है, और ये क्या करता है? ये एक्साइटेशन प्रोड्यूस करता है सेल्स में। अब अगर इन दोनों के बीच में ये आई थिंक ये देखो, ये इसका बैलेंस बना रहे डोपामिन और एस्टाइल कोलिन का, तो सब कुछ सही चल रहा है नॉर्मली, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ये स्ट्रैटम पे। पार्किंसनिज्म पे क्या हो गया कि भाई डोपामिन, पार्किंसनिज्म में डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन लीड्स टू रिलेटिव इंक्रीज इन एसीएच एक्टिविटी। ये इन लोगों ने ना उल्टा दे दिया है। एक्चुअली में एसीएच तो बढ़ता है, एस्टाइल कोलिन बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगा और ये घटेगा। आई थिंक ये ठीक है। यहाँ पे भाई ने थोड़ा सा ये देखना, बैलेंस बिटवीन डोपामीन एंड एस्टाइलकोलिन रिस्टोर्ड विद यूज ऑफ एंटी पार्किंसन ड्रग्स। जितना भी सीधा सिंपल सा बैलेंस बिगड़ गया, उसको वापस लेकर आना है। क्लासिफिकेशन क्या होता है ड्रग इन्फ्लुएंस डोप? अपन तो भाई क्लासिफिकेशन तो हमेशा से एक ही क्लासिफिकेशन रहा है जिंदगी में, और वो है केडीटी का क्लासिफिकेशन। तो कहाँ गया भाई पार्किंसोनिज्म? ओ ये देखो, एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। और ये काफी ज्यादा स्टार क्वेश्चन होता है भाई। ये इसका आने के चांसेस लगभग ऐसा होता है कि मेजोरिटी ऑफ द जगह पे ना ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, या इवन 1 साल के गैप में। तो इस पे मतलब इसको स्किप नहीं करना है। एंटी पार्किंसन ड्रग्स में तो देखो क्या, दो चीजों के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। एक
सेकंड यार, यहाँ पे ना वो कहाँ गया सेल। देखो यहाँ पे, ये देखो, ड्रग्स अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम, दो तरह से अपन काम कर सकते हैं। एक, या तो देखो डोपामीन और एसिटाइलकोलिन का हिसाब किताब है, डोपामीन है और दूसरा है एसिटाइलकोलिन। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अपन क्या चाह रहे हैं कि भाई या तो अपन डोपामीन को बढ़ा दे, डोपामीन की अगर डेफिशिएंसी हुई है, अपना सब्सटेंशियल डायग्राम में क्या हो रहा है, डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स जो कि डोपामीन रिलीज करते हैं न्यूरॉन्स, वो कम हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए इडियोपैथिक रीजंस की वजह से। तो अपन को क्या करना है कि अपन या तो डोपामीन बढ़ा दो या फिर एसिटाइलकोलिन को कम कर दो, दो चीजें करना है अपन को बस। बेसिक सा लॉजिक यही है। तो अब डोपामिन को बढ़ाने के लिए अपने पास इतने सारे ड्रग्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं डोपामिन प्रिकर्सर। प्रिकर्सर यानी कि भाई सब पहले पता होगा ना कि भाई ये जैसे डोपामीन है, डोपामीन से जस्ट एक स्टेप पहले, मतलब जैसे वो कोकून नहीं होता कि भाई पहले क्या बोलते हैं, अंडा, जैसे वो बटरफ्लाई कैसे पैदा होती है ना, उसी तरह से कि भाई एक स्टेप, एक एक प्रिकर्सर है ये, है ना। तुम आने वाले कल डॉक्टर बन जाओगे, तुम अभी प्रिकर्सर हो, तुम अभी मेडिकल प्रिकर्सर हो, डॉक्टर प्रिकर्सर हो। उसी तरह से डोपामिन प्रिकर्सर ये अभी है, बना नहीं है, पर अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुमको कॉलेज में डाल दिया गया है, तो तुम डोपामिन मतलब तुम डॉक्टर बनोगे और डॉक्टर बन के अपना काम करोगे। वैसे भाई ये लीवोडोपा है, ये एज अ प्रिकर्सर है, ये भी जब इसको अपन सही जगह पे डालेंगे, मतलब कि ऑब्वियसली ओरली टैबलेट इसके लेते हैं, जब ये दिमाग पे सही जगह, अपने दिमाग पे ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू ये जाएगी, तो अपना ये काम करेगी और डोपामिन बनाएगी, डोपामिन की कमी को पूरा करेगी। ठीक है, डोपामिन प्रिकर्सर। दूसरा क्या होता है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स। अब ये क्या है भाई, ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज करते क्या है, ये ना डोपामिन को तोड़ते हैं। अगर मतलब देखो, ब्रेन है, ब्रेन को सराउंड कोई करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, अब उसके बाहर पूरी बॉडी में ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज ना पड़ा रहता है हर सेल में। अब इसका काम क्या होता है कि भाई जैसे बहुत ज्यादा डोपामिन आएगा तो ये डोपामिन को तोड़ देता है। ठीक है, ये तोड़ के अलग करता है। अब मान लो कि तुमने सिर्फ लीवोडोपा लिया, ये वैसे अभी आगे भी आएगा, पर मान लो कि जैसे तुमने, ये वाली बात है, देखो तुमको ना, नहीं इसको अभी रुको, इसको आगे कवर कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी क्या सिंपल समझो कि भाई कौन सी दो ड्रग्स हैं, कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड। ठीक है, मेनली लीवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, और इसके बारे में काफी अच्छे से दिया भी है आगे, इसलिए मैं इस पर अभी ये सब कुछ बताया गया है, इसलिए मैं ना ज्यादा इस पर अभी एकदम से जंप नहीं करूंगा। अभी समझ जाओगे, एक्चुअल में पूरी कहानी के थ्रू समझ जाओगे। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट, ये एगोनिस्ट क्या करेंगे, डोपामीन पे कन्वर्ट नहीं होंगे, डोपामीन को बढ़ाने में मदद करेंगे न्यूरॉन से, है ना। तो ब्रोमोक्रिप्टेन, रोपिनिरॉल, प्राइमिपेक्सॉल, ये सब रटा होना चाहिए भाई। ये ड्रग्स तो मतलब रटे, मतलब लगभग, ये जो पीडीएफ है ना भाई, ये केटी क्लासिफिकेशन की है, तो तुमको मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम अभी रटना ही होगा। हर सुबह उठो, 5 3 4 क्लासिफिकेशन को लिखो, लिख लिख के याद करो फटाफट फटाफट, 5 5 मिनट के गैप में। ठीक है, 5 बार लिखो, पहले एक बार देख के लिखो, फिर दूसरी बार थोड़ा सा ट्राई करो कि बिना देखे, तीसरी चौथी बार, पांचवी बार, इस तरह से लिख लिया। फिर पांच पांच ऐसे क्लासिफिकेशन देख लिए ड्रग्स के। फिर अपन को क्या है, पढ़ना है अपना जो भी हिसाब किताब है, जो भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद ट्राई करो कि या तो शाम को या फिर रात में फिर तुम ऐसे 5 क्लासिफिकेशन जो सुबह पढ़े थे उन्हें देखना है। ठीक है, और तुमको याद करना, मतलब लिख के ही करना है कि भाई मैं, मेरे पास अगर लिखने को आ जाए तो मैं लिख लूं, एंड देन उसके बाद जो भी नेक्स्ट 2 3 या अगर हो पाए 5 जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होंगे उन्हें रटो। फिर सुबह, अगली सुबह जब उठोगे तो तुमको सीधा सिंपल सा वापस से जितना तुमने 10 क्लासिफिकेशन लिखे थे, इनको चलो ठीक है तुमको लिखना नहीं है, इट्स ओके, बट एक बार याद करने की कोशिश करो कि तुम्हें पूरा एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, स्पेलिंग टू स्पेलिंग याद है कि नहीं। जहां तुम्हें लग रहा है कि नहीं याद है तो तुम फिर से एक बार देखो, और अगर तुम्हारे पास, तुम थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा कर लोगे जो कि ज्यादा बेनिफिशियल होगी तुम्हारे लिए ही, कि भाई लिख लो 10 क्लासिफिकेशन है, एक बार एक क्लासिफिकेशन को 1 मिनट भी लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो भी तुम लिख लोगे और याद रहेगा। तो इस तरह से याद करना पड़ेगा तुमको, एंड एक टाइम पे ऐसा होगा कि भाई तुमको ना बहुत गोली की तरह एकदम, जो बोलते हैं ना, रट जाएगा भाई। तुम जैसे पेपर में देखे, तुमने तुमने देखा एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, तुम्हारे दिमाग में दो आई, या तो डोपामिन घटाओ या फिर कोलिनर्जिक। अब तुम खुद सोचो, तुमको अगर ये चीज याद है, ये स्टेटमेंट अगर याद है, ये जिसमें मैं एकदम पेंसिल घुमाए जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट अगर तुमको याद है तो मैकेनिज्म एक्शन नहीं बता सकते।
थोड़ा सा कॉमन सेंस है, वो तो अभी अपन सीख लेंगे, पर बाकी खिचड़ी तुमको पहले से याद हो जाएगी ना कि यार अच्छा हाँ यार दो चीजें हैं, इसके बाद का तो मैं बता ही सकता हूँ। अभी प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर काम क्या है, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज, अब इसकी पूरी राम कथा तुम बता सकते हो, मैकेनिज्म क्या चलता है, और अगर इनहिबिट कर रहे हैं तो क्या होगा। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट ये अपने आप में समझ में आ गया। एक माओ बी इनहिबिटर्स होते हैं, ये इसका फुल फॉर्म क्या था, कौन सा तो, एक सेकंड यार कहीं पे अच्छा दिया था ना, माओ 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 माओ, ये है मोनोअमीन ऑक्सीडेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज माओ बी। तो इसमें कौन से अपन देते हैं, सेलिजलिन और रेसाजिलिन, रसगुल्ला सालाजिला और रेसाजिलिन, रासलगुल, जिसने बैटमैन देखो समझ जाएगा। फिर सीओएमटी इनहिबिटर, सीओएमटी ये भी इसका कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, ये कैटेकॉल ओ ये जहाँ तक के ना इसमें क्या बोलते हैं, जो डोपामीन है ना उसका एक मेटाबोलाइट होता है, जितना मेरे को ध्यान है। तो अगर डोपामीन टूटा तो वो ये सीओएमटी के थ्रू क्या बनेगा, उसका जो भी मेटाबोलाइट है वो बनेगा। अब अगर इसको ही अपन ने बंद कर दिया, ये माओ भी और ये दोनों एक्चुअली में है क्या, ये माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज, ये दोनों जो है ना सीओएमटी और माओ भी, ये क्या होंगे, ये डोपामिन को फर्दर तोड़ते हैं और उसको आगे उसके जो भी मेटाबोलाइट कंपाउंड है जिससे वो एक्सक्रीट आउट होगा उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब अगर अपन ने इसी को तोड़ने वाले को ही अपन ने तोड़ के रख दिया तो ऑब्वियसली वो डोपामिन को नहीं तोड़ पाएगा। तो ये सेलेजिनिन रेसेजिलिन सीओएमटी इनहिबिटर में एंटाकेपॉन और टॉलकपॉन, हाँ, या टॉल से पोन भी कुछ भी बोलते हैं, जो भी बोलना है तुम्हारे ऊपर है। फिर उसके बाद आते हैं ग्लूटामेट, एनएमडीए रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामीन फैसिलिटेटर, ये फैसिलिटेट करते हैं डोपामीन को कि भाई जो भी आपकी साइट है उस पर आप इजीली जाके बाइंड हो पाए। एमेंटाडीन है, एमेंटाडीन सिंगल ड्रग, यही बहुत बार मतलब ये याद नहीं आती, काफी सिंगल ड्रग के साथ थोड़ी दिक्कत ही होती है, याद नहीं आती कभी कभी, इसलिए लिख लिख के याद करना पड़ेगा आपको। फिर ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम, यानी ब्रेन कोलिनर्जिक पे अपन को तो एस्टाइल कोलिन को घटाना है। एस्टाइल कोलिन को घटाने के लिए वो तुमको याद करो बहुत पहले, मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने तो बहुत सालों पहले पढ़ाया था, बट तुम तो ये प्लेलिस्ट अभी देख ही रहे हो। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है वही यूज कर रहे हैं, और एंटीहिस्टामिनिक। एंटीकोलिनर्जिक, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक में क्या आते हैं, ट्राईहेक्सीफेनिडिल। सेंट्रल का मतलब क्या है, ये जाके ब्रेन पे एक्ट करेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। ट्राईहेक्सीफेनिडिल, प्रोसाइक्लिडीन और बाइपेरिडिन, ये मेरे को बाइपेरिडिन बहुत अच्छे से याद था इस टाइम, मतलब अपने टाइम पे। फिर एंटीहिस्टामिनिक्स की बात करते हैं तो एंटीहिस्टामिनिक में प्रोमेथाजीन, ये भी बहुत ज्यादा याद करने वाला होता है। बाकी ऑर्फेनाड्रीन, अनाथ एड्रीन, ऑर्फेनाड्रीन, ठीक है, ऑर्फन यानी अनाथ, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब बाकी की बहुत सारी चीजें तुमको इस क्लासिफिकेशन और उससे ही समझ में आ जाएंगी। अब देखो आगे की कथा तो सिंपल सिंपल सी, डोपामिन प्रिकर्सर की बात करते लीवोडोपा, तो ये मेन ड्रग ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक है, इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म के लिए एल डोपा, ठीक है, लीवोडोपा जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज की जाती, वाइडली एक्सेप्टेड ड्रग है, बहुत सालों से यूज कर रहे हैं और इसी को यूज करते आ रहे हैं अभी भी। डोपामीन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, जब आप एक्सटर्नली डोपामीन अगर खा लो फॉर एग्जांपल, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो इमीडिएट प्रिकर्सर एल डोपा प्रोड्रग इज यूज्ड, ठीक है। इसलिए आप डायरेक्ट डोपामीन नहीं खा सकते, आपको उसका प्रिकर्सर लेना पड़ेगा, वो क्या है, लीवोडोपा प्रोड्रग। अब कन्वर्टेड टू डोपामीन बाय डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम इन द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ऑफ द स्ट्राइटम। दिक्कत पता है क्या आ जाती है, डोपामिन प्रोड्यूस देन इंटरेक्ट्स विद D2 रिसेप्टर इन द बेसल गैंग्लिया टू प्रोड्यूस एंटी पार्किंसन इफेक्ट। ये पूरा इसके मैकेनिज्म बता रहा है कि भाई डोपामीन आप खा नहीं सकते तो आपको प्रो ड्रग लेनी पड़ेगी लीवोडोपा, लीवोडोपा जाएगा फिर डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम उस पर एक्ट करेगा आपके ब्रेन पे, उसको डोपामीन में कन्वर्ट करेगा, फिर वो डोपामीन जाके D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा बेसल गैंग्लिया पे। ये शायद ऑटोकॉइड्स, और वहां पे मैंने शायद डी पूरे रिसेप्टर D1 D2 D3 ऐसे कुछ कुछ रिसेप्टर्स की मैंने बात की थी। देखो जो तुम वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट है ऑब्वियसली, पर मैं तो मेरे को भाई बहुत टाइम हो गया ऐसे बताऊं तो, मैं भी बहुत सारी चीज़ें कुछ कुछ भूल गया हूँ, तो क्षमा चाहूंगा अगर मेरे को कुछ चीज़ें याद ना रहे, थोड़ा सा मैं भटक जाऊँ, पर ट्राई करूंगा कि जितना मेरे को याद है। और मैं ऑब्वियसली अभी पढ़ा भी हूँ, जस्ट अभी लेक्चर चालू करने से पहले भी मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ें भूल गया हूँ एकदम डिटेल में, बट फिर भी इतना तो आता है यार, तुम भी आराम से कर लोगे, ठीक है, और इतना ही लिख लो काम हो जाएगा। D2 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा बेसल गैंग्लिया पे ताकि एंटी पार्किंसन इफेक्ट शो हो पाए, ठीक है। अर्ली स्टेज डिजीज इंप्रूवमेंट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट,
अर्ली स्टेज में अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो इम्प्रूवमेंट ईजिली, मतलब पूरी तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑल द क्लिनिकल सिम्टम जितने भी है, ठीक है, वो इम्प्रूव किया जा सकता है, बट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज इज नॉट स्टॉप। आप सिम्टम को ट्रीट कर सकते हो शुरू शुरू में, ठीक है, पर आप प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकते। बात यह जाती है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग इज कन्वर्टेड टू डोपामिन टू द इन द पेरिफेरल टिश्यूज बाय पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब मैंने वही बोला था कि भाई डिकार्बोक्सिलेज ब्रेन में भी है और अपना बॉडी में भी है। अब अपने को जो मेन यूज है डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम का, वो है कहाँ भाई, ब्रेन पे जाओ। उसका एक्चुअल यूज है कि भाई ब्लड ब्रेन बैरियर से हमारा जब लीवोडोपा क्रॉस हो जाए, फिर उसको तुम तोड़ो, उसको बिल्कुल तोड़ो, उसको डोपामीन में कन्वर्ट करो, डोपामीन में कन्वर्ट करके भाई उसके आगे की जितनी कथा है वो करो। पर अगर मेरे पेरिफेरल मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर पे, ब्रेन पे पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही मेरी ड्रग पूरी यूटिलाइज हो गई, या फिर उसका सिर्फ 2 से 3% मेरा ब्रेन पे एंटर कर पाया, तो मेरे को फायदा क्या? अब मेरे को दो चीजें करनी पड़ेगी, या तो मेरे को ड्रग बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट पे लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो? इट जस्ट लाइक कि भाई तुम्हारे ना, तुमको कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, पर तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए। तो अब एक क्या है कि तुम बहुत ही अति में खाओ, है ना? अब ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा कि भाई ड्रग के भी अपने कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होते हैं। आप नहीं चाहोगे कि भाई कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कुछ हो जाए। एंड पेशेंट के भी अब कंप्लायंस की भाई पता चला, आप बोल रहे हो कि नहीं भैया आप वो, आपको ना ऑब्वियसली जैसे कि 1 mg, मेरे को एग्जैक्ट डोज इसका नहीं पता, पर अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 mg का 2% 3% अगर आपके ब्रेन पे जा रहा है और अपन को एफिकेसी चाहिए 70-80% की, तो आप बोल रहे हो कि भैया आप एक काम करो, आप ना बड़ी गोली खाओ एकदम। ऑब्वियसली नॉट अ वेरी गुड थिंग। और दूसरा, अपने पास क्या हिसाब किताब किया जा सकता है कि भाई एक काम करते हैं ना, ये जो तोड़ने वाला है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज, इसको ही अपन थोड़ा साइड में ले जाके इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, इसके लिए कुछ नया बकरा देखते हैं। मतलब देखो, ऐसा समझो, तुम अकेले व्यक्ति हो, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तुम्हें तुम्हारा एम है कि तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल घुसना है, तुम्हारी बाबू ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें बहुत मन है, बहुत जरूरत है, ठीक है, जिसकी भी जरूरत हो वो तुम डिसाइड करो, पर अब तुमको भाई गर्ल्स हॉस्टल घुसना है। अब गर्ल्स हॉस्टल घुसने के लिए अगर तुम अकेले व्यक्ति हो, तो क्या होगा, गार्ड तुम्हें पकड़ के पीटेगा, और ऐसा तुम चाहोगे नहीं। तो तुम क्या करते हो, तुम अपने जो भी एक संगी साथी, एक मित्र को पकड़ते हो, जो कि गार्ड का ध्यान भटकाए। गार्ड का ध्यान भटकेगा और तुम जैसे तैसे क्विक इन करके पहुंच जाओगे अपने बाबू के पास, जो भी कार्यक्रम करना है तुम्हें वो। तो इसी तरह से तुम हो क्या, लीवोडोपा, ठीक है, टोपा नहीं, लीवोडोपा, ठीक है, तुम हो लीवोडोपा। अब तुम्हारा दोस्त जो गार्ड है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो गार्ड है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है, हॉस्टल है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर तुमको घुसना है जैसे भी करके, है ना? अगर सिर्फ तुम अकेले गए तो गार्ड तुम्हें, 2% चांस है कि गार्ड शायद तुम्हें नजर ना रखे, तुम पर नजर ना रखे, तुम पहुंच जाओ। पर मेजोरिटी ऑफ द चांसेस ये कि गार्ड तुम्हें देखेगा, तुम्हें पीटेगा, कूटेगा, और तुमको भाई जो भी गर्ल्स हॉस्टल से तुम एंट्री नहीं ले पाओगे, है ना? इतना तय है। तो अब क्या किया भाई, तुमने अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त क्या है तुम्हारा भाई, कार्बिडोपा या लीवोडोपा, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जाके भाई वहां पे बात कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, नहीं तो बस मैं गाए जा रहा हूँ बड़े अच्छे से। हाँ, अब भाई ये जाके वहां पे ना उसका ध्यान भटका रहा है, उस गार्ड का ध्यान भटका, तुम अंदर हो गए। सिंपल है, यही इसका मैकेनिज्म है। इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में होगा होगा पक्का, वाई लीवोडोपा इज गिवन विथ कार्बिडोपा, या वाई कार्बिडोपा इज गिवन विथ लीवोडोपा, है ना? या फिर और भी थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पर पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर की क्वांटिटी अगर ज्यादा क्वांटिटी है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट पे आपके बॉडी में, तो आप लीवोडोपा को कैसे पहुंचाओगे ब्रेन में? ऐसे अलग मतलब डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, बट कंसेप्ट यही है, सिंपल से। ये स्टोरी ध्यान रखोगे, और किसी दोस्त के साथ ही लेक्चर देख रहे हो या तुम उसको बता दोगे, तो ऑब्वियसली तुमको हमेशा ही याद रहेगा। ठीक है, तो आर लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग ओनली स्मॉल अमाउंट levodopa enters the brain, therefore L-dopa is used in combination with carbidopa benzerazide which do not cross the blood brain barrier। अब देखो, तुम्हारे दोस्त को तो गर्ल्स हॉस्टल घुसने का कोई शौक नहीं है, उसका है कि भाई
मैं चल कर दूंगा भाई तेरे लिए। ठीक है, तो उसको तो ब्लड ब्रेन बैरियर पे घुसना नहीं है, ये क्या करेगा, ये तो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म एल डोपा को रिड्यूस कर देगा। जो तुम्हारी पिटाई के चांसेस है ना गार्ड से, उसको ये कम कर देगा। और बेसल गैंग्लिया, तुम्हारे बेसल बाबू, बेसल गैंग्लिया समझ लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाबू जो भी है, उसके उसके पास अवेलेबिलिटी तुम्हारी हो पाएगी। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पे रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, 30 से 60 मिनट पहले इसको खाने के पहले देते हैं, मेन अपना हिसाब किताब ये है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एल डोपामिन इनहिबिटेड बाय कंपटीशन फ्रॉम डाइट अमीनो एसिड्स। तो ये सब नहीं। मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या है, मेन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट एल डोपा के वो है होमोवेनिलिक एसिड HVA एंड 3,4 डाइफेनॉक्सी डाइफेन क्या बोल रहा हूँ, 2,3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, डोपैक के नाम से जिसको बोलते हैं, डोपाक, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, डोपाक। ना मेटाबोलाइट भाई यूरिन से बाहर निकल रहा है, सब मुंह से ही बाहर निकल रहा है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो भाई GIT, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। इनिशियल ट्रीटमेंट विद एल डोपा, टॉलरेंस टू हेमेटिक इफेक्ट डेवलप्स होली, कि भाई शुरू शुरू में आपको उल्टी आने के चांसेस रहते हैं, धीरे धीरे आपका ये आदत हो जाती है ना। CVS की बात करते हैं, तो कॉमन कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट क्या है, पोस्चरल हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपोटेंशन है तो ऑब्वियसली अब भाई आपको पानी थोड़ा सा पीना रहेगा। इसलिए हो सकता है कि विच इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक मोस्ट ऑफ द टाइम, इट कैन कॉज टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, रेयरली कार्डियक अरिथमियास। बट अपन पोस्चरल, अगर पोस्चरल हाइपोटेंशन हो रही है तो अपन भाई व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई पानी आप 1 गिलास पी लो, एटलीस्ट 1 गिलास तो आप पी लो। फिर dyskinesia, abnormally involuntary movement, takes tremors and choreoethioid movements, tolerance does not develop to abnormal movements। मतलब कि सिंपल सा भाई, आपके डिस्काइनेजिया होगा, आपको एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट, थोड़ा सा दवाई खाओगे ना, पार्किंसन तो वैसे भी ऐसे ट्रेमर्स हो रहा है, रेस्टिंग ट्रेमर्स जिसको बोलते हैं, फिर भी आपके हाथ थोड़े से ऐसे 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 झटके, हल्के हल्के हल्के, बहुत ज्यादा नहीं पर हल्के से ऐसे झटके देना है कुछ कुछ। ठीक है, तो ये उसका साइड इफेक्ट होता है। अल्ट्रेशन इन टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आपको मीठा खिला रहे हैं, आप बोल रहे हो खट्टा लग रहा है। मेंटल चेंजेस लाइक इंसोम्निया, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, इफोरिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, हेलुसिनेशन एंड नाइटमेयर्स, ये भी भाई ये भी दिक्कत है। ठीक है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम GIT से रिलेटेड। सीवियस ना के बराबर पोस्चरल हाइपरटेंशन, जो हाइपोटेंशन जो होता है, उसके लिए आप पानी दे दो, आपका काम बन जाएगा इजीली, सामने वाले का काम भी हो जाएगा। डिस्काइनेसिया, जिसको आप इजीली कंट्रोल तो नहीं कर सकते इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स है, बट फिर भी आपको पता रहेगा कि भाई ये चीज़ हो रही है, दवाई की वजह से हो रही है, तो इसलिए घबराएंगे नहीं पेशेंट भी, और आपको पता रहेगा तो आप बता सकते हो। बाकी मेंटल चेंजेस लाइक इंसोम्निया, कंफ्यूजन, डिल्यूजन, ये सब टेंशन से भी होता है साथ साथ, क्योंकि पेशेंट भी थोड़ा सा टेंस हो जाता है ऑब्वियसली। क्योंकि उसके हाथ ऐसे बार बार हिल रहे हैं, चलने से लेकर सब चीज में, एंड साथ साथ ऑब्वियसली ड्रग का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। इसलिए तो मैं कह रहा था कि ड्रग को एक बार में अपन ऐसा नहीं कि ठूस लो भाई, अपन को ड्रग इतनी देनी है कि भाई काम चल रहा है अपना, एंड इसलिए अपन ने उसको कार्बिडोपा के साथ दिया। नहीं तो फिर मान लो अगर कार्बिडोपा ही नहीं मिलता, इन्वेंशन मतलब इन्वेंशन क्या, डिस्कवरी नहीं होती है जैसा भी, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो फिर अपन यही कर रहे होते शायद तक। तो ये काफी साइंस वाली बातें हैं ये चीजें। कितना टाइम हुआ है, 23 मिनट 23। ओके, ठीक है, तो अब ये देखो एल कार्बिडोपा, और इसका हिसाब किताब क्या है कि भाई अगर लीवोडोपा को, है ना, मैं अगर कार्बिडो देखो लीवोडोपा मैंने लिया, अब अगर पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेस मिल जाता तो डोपामीन बनता, है ना, डोपामीन बनता, तो वो कीमो ट्रिगर जोन D2 रिसेप्टर पे जाता, नोजिया और वॉमिटिंग कराता, है ना, एंड साथ साथ टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ये सब कराता पेरिफेरी में। पर अपन को डोपामीन चाहिए एक्चुअली में कहाँ, ब्रेन में, है ना, यहाँ पे नहीं चाहिए अपन को डोपामीन। ये तो अपने लिए और दिक्कत कर रहा है, तो इसलिए अपन ने कार्बिडोपा बेंसेराजाइड दे दिया, जो कि पूरी की पूरी स्टेप को, या आगे जितनी भी स्टेप हो रही है, जितनी भी कथा चल रही है, इसको अपन टोटली आउट कर सकते हैं। अब लीवोडोपा, कार्बिडोपा अपना काम इधर कर रहा है, जब तक कि भाई लीवोडोपा को क्या, तुम अंदर हॉस्टल में घुस गए, ब्लड ब्रेन बैरियर है ये काली सी लाइन जो दिख रही है, अंदर घुसे डोपा डिकॉर्बोक्सिलिस एकदम बड़े अच्छे से कि भाई हाँ, अब हमें डोपामीन बनाओ, डोपामीन बनेंगे, इंटरैक्ट विद D2 रिसेप्टर, D2 रिसेप्टर से बात करने के बाद अपन बेसल गैंग्लिया पे पार्किंसन के सिम्टम्स अपन सही कर पाएंगे। ठीक है, तो यही वो हिसाब किताब है। अब ये क्या बता रहा है, मैकेनिज्म एक्शन ऑफ
क्या मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंड सीओएमटी इनहिबिटर पार्किंसोनिज्म। तो ये देखो पेरीफेरी पे अगर हो, एल डोपा अगर पेरीफेरी पे, वही बात है। ये क्या है, ये पीली, ये जो लाइन दिख रही ये वाली, रुको, ये जो तुमको लाइन दिख रही है क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये वाली जो लाइन है ना ये। तो अपन को क्या चाह रहे हैं कि भाई एल डोपा है, एल डोपा डोपामीन में कन्वर्ट होगा, और नहीं तो थ्री मेथॉक्सीटायरामीन। आ गए, रुको जरा। कहाँ थे भाई अपन, हाँ, क्या करें, कहाँ थे, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो देखो पेरीफेरी में एल डोपा अगर है, एल डोपा पे अगर ये अपना सीओएमटी एक्ट करता है, तो क्या इसको थ्री ओ, क्या नाम है इसका, थ्री ओ मिथाइल डोपा एल मिथाइल ओ मिथाइल एल डोपा जो भी है, मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा। नाम याद नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मेटाबोलाइट लिख सकते हो। सीएमटी का, तो ये इनहिबिटर टोलकापोन एंटाकोपोन इसको तोड़ने से बचाएंगे, ऑब्वियसली तोड़ने से बचाएंगे तो एल डोपा यहाँ पे बढ़ेगा। पर ऑब्वियसली एकदम इतना ज्यादा यूज है नहीं यहाँ सीओएमटी इनहिबिटर्स का, ऐसा मेरे को लगता है। उसका ज्यादातर यूज है वो है ब्रेन में। वैसे तो अब क्योंकि ऑब्वियसली ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को, ये जो टोलकापोन है एंटाकोपोन है ये क्रॉस करेगा, तो ज्यादातर मेन अपन को जो असर चाहिए वो ब्रेन पे चाहिए, बाकी पेरिफेरी पे भी असर करेगा। तो एल डोपा डोपामीन में कन्वर्ट हो गया, जब डोपामीन में कन्वर्ट हुआ तो क्या अब अपन चाह रहे हैं कि भाई ये थोड़ा सा लास्ट प्रोलॉन्ग करे, ठीक है, जैसे तुम चाहते हो कि अब तुम हॉस्टल के अंदर आए तो जो भी करने आए तुम प्रोलॉन्ग कर पाओ थोड़ा सा, है ना, ऐसा नहीं कि आए और चले गए, नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो माओ बी इनहिबिटर्स वाइग्रा, वाइग्रा भी तो PD5 इनहिबिटर, ठीक है। तो माओ भी भाई, तुमने ये जो माओ भी है ये इसको डोपैक में कन्वर्ट करता है, तो भाई माओ भी इनहिबिटर्स तुमने ले लिया, सैलेजिलिन रेसिजिलिन, तो ऑब्वियसली डोपामीन स्टे करेगा लॉन्ग लास्टिंग। उसी तरह से डोपामीन सीओएमटी अगर एक्ट कर रहा है उसको ये इसमें 3MT बना रहा है यहाँ पे, 3MT क्या था अपना, थ्री मेथॉक्सीटायरामीन। तो इसको भी अपन ने रोक दिया टॉलकपॉन से। तो ऑब्वियसली भाई देखो मेटाबोलाइट बनने से रोकना है, इसके लिए अपन ने माओ भी, दो दो राक्षस होते हैं, एक माओ भी इनहिबिटर और एक सीओएमटी, ठीक है। ओ माओ भी इनहिबिटर बोलो, माओ भी होता है मोनो अमीनो, क्या नाम होता है, ऑक्सीडेज क्या है, मैं बार बार इसका नाम बदल भूल जाता हूँ, मोनो अमीन ऑक्सीडेज और कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये दो चीजें हैं जो कि दो शैतान जो कि तोड़ते हैं। एंड अपन ये तोड़ने वालों को अपन ने इनको रोक के रखा है, ठीक है। ये मैकेनिज्म एक्शन इनका। फिर फ्लक्चुएशन इन रिस्पॉन्स, ये अपने थोड़े से काम की चीज है हिसाब किताब में, ठीक है। फ्लक्चुएशन रिस्पॉन्स आफ्टर 3 to 5 years ऑफ थेरेपी, 3 से 5 साल हो गए तुमने दे रहे हो भाई लीवोडोपा और कार्बिडोपा मिला के। प्रोग्रेसिंग डिजीज, अब डिजीज तो प्रोग्रेस होगी, सिम्टम को तुम कंट्रोल कर सकते हो पार्किंसन पे, तुम डिजीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इधर मतलब या तो वो इडियोपैथिकली आई थी तो अपने आप चले जाए तो बात अलग है, बाकी एक बार आती है तो फिर ये कंट्रोल वाली चीजें, मैनेजमेंट वाली चीजें, ये इसको आप पूरी तरह से ना फुली क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंट्रोल बिकम्स पुअर एंड फ्लक्चुएशन इन सिम्टम ऑकर फ्रीक्वेंटली, कि भाई अब क्या होगा, वियरिंग ऑफ, ठीक है। ये अब ये एक फिनोमेना पूछते हैं ऑन ऑफ फिनोमेना के नाम से, व्हाट इज द ऑन ऑफ फिनोमेना, या डिस्क्राइब ऑन ऑफ फिनोमेना। तो लोग पल्ले ही नहीं पड़ता, क्या कुछ भी लिख देते हैं, अब पता ही नहीं रहता छोड़ देते हैं। वेयरिंग ऑफ मतलब कि क्या है, एंड ऑफ डोज, जैसे जैसे भाई डोज आपका देखो, आपने दवाई खाई एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब करके उसने अपना असर दिखा, एब्जॉर्ब होने के बाद असर दिखाने के बाद भाई वो धीरे धीरे कभी तो टूटेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि अमर होके रखी है वो दवाई। ड्यू टू डिक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ एल डोपा टूवर्ड्स द एंड ऑफ डोज इंटरवल, फिर पेशेंट में फ्लक्चुएशन रिस्पॉन्स बीइंग ऑफ, लॉस ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द ड्रग एंड बीइंग ऑन, रिलीफ ऑफ द मोस्ट ऑफ सिम्टम विद डिसेबलिंग डेस्काइनेसी, मतलब वही फिर से दवाई आपने ली आपको ठीक लगा। सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन ऑफ डोपा कार्बिडोपा प्रोड्यूसेस मोर स्टेबल प्लाज्मा लेवल्स, ठीक है, ताकि फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो पाए, बट ऑब्वियसली होंगे ही होंगे विद टाइम। एंड ऑफ डोज डिटोरिएशन कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एल डोपा स्मॉल एंड मोर फ्रिक्वेंट डोजेस, कि भाई आप स्मॉलर डोज में दो एल डोपा को, पर रिपीटेडली दो। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर कार्बिडोपा बेंसेराजाइड, तो ये कार्बिडोपा बेंसेराजाइड पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर हैं, ड्रग्स डू नॉट
क्रॉस, ये अपन को डायग्राम से दिख गया था। इसे कॉम्बिनेशन हमेशा देखना, ये कॉम्बिनेशन तुमको रटा होना चाहिए। एल डोपा कार्बिडोपा कॉम्बिनेशन होता है 4:1 पे, बेंजोलाजाइड का भी होता है 4:1 पे। 10:1 वाले याद नहीं भी रखोगे चलेगा। 10:1 तब देते हैं जब बहुत ही धज्जियां उड़ी पड़ी है तब। द एडवांटेज ऑफ दीज फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, क्या है इसके एडवांटेज? इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, है ना, एल डोपा कैन बी रिड्यूस बाय 25%। फिर प्रोलोंगेशन, लंबे टाइम तक टिकेगा। रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ जीआई साइड इफेक्ट, कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे अपने, मिनिमाइज्ड। बेटर पेशेंट कंप्लायंस, एक ही दवाई एक ही बार में दवाई लेने की ज़्यादा उसको भी याद रहता है, कंफ्यूज नहीं होता। सस्टेन रिलीज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल डोपा कार्बिडोपा हेल्प्स टू रिड्यूस ऑन ऑफ फिनोमेना। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गए। अब ये डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या करते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिनिरोल एंड प्रेमिपेक्सोल। डायरेक्ट एक्शन होता है डोपामिन रिसेप्टर पे, एल डोपा। दे कैन रिलीव साइन एंड सिम्टम पार्किंसन एडमिनिस्टर्ड ओरली। ठीक है, ये डोपामीन एक्टिंग करने वाले ना, एक्ट करते हैं उस तरह से। ड्यूरेशन इनका भाई लंबा रहता है एल्डोपा से, पर्टिकुलरली पेशेंट हुए फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन ऑफ सिम्टम। मतलब मान लो कि भाई आपने एल्डोपा कार्बिडोपा चालू किया, आज आपके पास पेशेंट आया, 5 7 8 साल हो गए। अब इसके बाद 8 साल के बाद आपको लगा कि यार अब थोड़ी से मतलब अब नहीं संभाल पा रहे अपन अभी जो पुराने रेजीम के हिसाब से, तो अब अपन को नई ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो फिर अपन डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट को अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन की बात करते हैं, एर्गोट डेरिवेटिव है, एगोनिस्टिक एक्शन है D2 एंड पार्शियल एगोनिस्ट भी है D1 पे। एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएंगे? एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वही सब। मेन क्या है? कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, डिजिटल वैसोस्पैसम, डिस्काइनेसिया, हेडेक। बाकी तो फिर लिख ही लोगे कुछ ना कुछ। मेन एक चीज, कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट्स विथ हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, रीसेंट मायोकार्डियल इन्फाक्शन, पेप्टिक अल्सर एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। तो ये किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये तुमको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए कि भाई ब्रोमोक्रिप्टिन अपन इनमें से मेंटल इलनेस वाले को, रिसेंट एमआई वाले को, पेप्टिक अल्सर वाले को, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज वाले को नहीं देंगे रोपे, क्योंकि भाई ये D1 रिसेप्टर पे भी भाई असर कर रहा है, और D2 पे कर रहा है। तो D2 के तो अपन ने देख ही लिए हैं, उसके ऊपर भाई क्या है इसके दिक्कत थी, डोपामीन एक्सटर्नल देने पे साइड इफेक्ट। प्रोपिनिरॉल एंड प्रेमिपेक्सोल क्या है भाई? ये नॉन एर्गोट डेरिवेटिव है। मेन क्या है भाई इसका? इनिशियल ट्रीटमेंट, ऑफन यूज्ड इन द इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। प्रोपिनिरॉल और प्रेमिपेक्सोल को यूज किया जाता है मोनोथेरेपी इन माइल्ड पार्किंसोनिज्म और कॉम्बिनेशन विद एल डोपा कार्बिडोपा। Exert neuroprotective effect. It is managed the fluctuation response are less with these drugs. Other indication of these non-ergotines, restless leg syndrome. तो ये ब्रोमोक्रिप्टिन बोल रहा हूँ, रोपिनिरॉल एंड प्राइमीपेक्सोल क्या करा सकते हैं भाई? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो ये एमसीक्यू में तुमसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या होगा। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या है? स्ट्रॉन्ग D2 एगोनिस्ट एंड पार्शियल एगोनिस्ट D1। रोपिनिरॉल प्राइमीपेक्सोल क्या है? D2 एगोनिस्ट, मोर इफेक्टिव। ठीक है, रोपिनिरॉल है जो कि प्योरली D2 एगोनिस्ट है। ठीक है, एक बंदा ऐसा है जो कि भाई जस्ट लाइक तीन बंदे, तीन भाई, तीन दोस्त, एक ब्रोमोक्रिप्टिन जिसका ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन चल रहा है एकदम किसी से, बट पार्शियली कहीं कहीं भाई थोड़ा सा ना है जुगाड़, मतलब थोड़ा सा वो होते हैं ना कुछ लोग कि एक तो है सीरियस सीरियस बट इधर घर वाली काम वाली। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन। रोपिनिरॉल एकदम भाई सिर्फ सिर्फ घर वाली है तो घर वाली, और कुछ नहीं। प्रेमिपेक्सोल भाई, प्रेमिपेक्सोल करने को तो यहाँ पे भी कर सकता है, पर भाई का एकदम भाई ये है, भाई को D3 चाहिए, भाई को कुछ और ही चाहिए अपने, मतलब जो काम का ही नहीं अपने लिए वो चाहिए भाई को। ठीक है, आ, आगे चलते भाई। एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, फटीग, सोमनोलेंस यानी नींद बार बार क्या जो जो है, हेलुसिनेशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन, डिस्काइनेसिया, रेयरली सडन अटैक ऑफ इररेसिस्टिबल स्लीप के सडन अटैक्स आ सकते हैं भाई ड्यूरिंग डे टाइम। जीआईटी तो अब ऑब्वियसली भाई इस ड्रग को लेने के बाद आप बिल्कुल नहीं कहोगे कि ड्राइव कर लो, है ना। बिल्कुल भी आप सोचोगे क्या कि भाई मैं ये ड्रग लिख देता हूँ उसके बाद बोलूँ भैया मैं तो ड्राइवर हूँ? बिल्कुल नहीं। सो जाएगा भाई, सो गाड़ी में सो गया, चलाते चलाते टपक जाएंगे। फिर COMT इनहिबिटर्स, टॉल्कपॉन, एंटाकेपॉन, तो ये क्या है? रिवर्सिबल COMT इनहिबिटर्स हैं।
अब ये सब पूरी कहानी तो मैंने तुमको पहले ही बता दी है। द ऑन टाइम्स प्रोलॉन्ग विद द डोज ऑफ एल्डोपा कैन बी रिड्यूस्ड, tolcapone has both peripheral and central action, ठीक है, whereas entacapone inhibits only in the periphery। तो ये अपन को इसमें डायग्राम पे भी ऊपर जो है ना, टॉलकापॉन एंटाकापॉन, तो टॉलकापॉन जो है ये टॉलकापॉन है, ये ब्रेन पे भी काम कर रहा है और पेरिफेरी पे भी, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके काम कर पा रहा है। एंटाकापॉन सिर्फ पेरिफेरी पे काम करता है, वही लिखा है। तो फिर these drugs are adjunct। एडजंक्ट का मतलब होता है कि भाई ये सहायता करेंगे, ये एकदम मेन लाइन नहीं। जैसे होता है ना कि भाई तुम एक पहलवान हो, तुम 5 किलो उठा, 10 किलो का डंबल उठा के 7-8, क्या बोल सकते हैं, 7-8 डंबल प्रेस बोल रहा हूँ, 7-8 बाइसेप कर्ल मार पा रहे हो एकदम ऐसे ऐसे एकदम ऐसे। बट लास्ट के जो 2-3 रेप बचे हैं, 2-3 जो तुमको लास्ट रेप बचे हैं, उसके लिए तुमको कोई दोस्त का सहारा चाहिए, एकदम ऐसे हाथ ऐसे कर रहा है, वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट यानी सहायक, सहायता करने वाला। ठीक है, तो एल डोपा कार्बिडोपा के साथ अपन इसको दे देते हैं, टॉलकापॉन एंटाकापॉन में से किसी को। कॉम्बाइंड प्रिपरेशन भी आता है भाई इसका, तो वो दे दो। फिर आता है एडवर्स इफेक्ट, डिस्काइनेसिया, नोजिया, डायरिया, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, यही सब चीजें। टॉलकापॉन की बात अपन को मेन क्या देखना है कि फिल्मिनेंट हेपेटाइटिस करा सकता है, फिल्मिनेंट हेपेटाइटिस है। तो ये लिवर डिजीज वालों के साथ भाई इसको बिल्कुल अपन छेड़ेंगे नहीं, लिवर डिजीज वालों के साथ बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। और एंटाकापॉन डज नॉट कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। एंटाकापॉन को अपन क्यों देते हैं, ये जो कॉम्बाइंड प्रिपरेशन दिख रहा है तुमको, एल डोपा कार्बिडोपा एंटाकापॉन का, ये टॉलकापॉन के साथ नहीं मिल सकता था कि टॉलकापॉन तो और अच्छा है, ब्रेन पे भी एक्ट कर रहा है वो तो, है ना, ब्रेन पे एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली डोपामिन भी बढ़ेगा। पर अपन एंटाकापॉन को यूज किया जाता है क्योंकि भाई जो ये टॉलकापॉन है ये परमानेंट हेपेटाइटिस, ये हेपेटोटॉक्सिक है। एंटाकापॉन हेपेटोटॉक्सिक नहीं है, इसलिए अपन उसको यूज कर रहे हैं। तो अब वही बात है कि भाई इस किताब में ना हर चैप मतलब हर स्टेटमेंट पे एक ऐसी चीज है जो कि अपने आप को कनेक्ट भी करती है, और दूसरा आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। ये है तय है कि आप भूल जाओगे, बहुत सारी चीजें आप भूल जाओगे, बट इस सब्जेक्ट की खास बात ये है कि भाई ये आप ये नहीं भूलना चाहिए। मेन तो यही बात है, क्योंकि ये आपको ना मेडिसिन पे काम आएगा। ये ही आपका, अभी मेरा फाइनल ईयर चालू है तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरे को फार्मा भी मतलब मेरे को सारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फिर से रटने हैं। थर्ड ईयर में तो चलो कि दो चीज़ें थी, एफएमटी और इतना पीएसएम, तो वो उतना रटना नहीं है मेरे को, वापस से नहीं देखना। पर ये फर्स्ट सेकेंड ईयर फिर से देखना पड़ेगा आपको, तो ट्राई करो कि अभी अच्छे से मास्टर कर लो, ठीक है। बाकी फिर से तो देखना पड़ेगा, वो तो तय हो जाता है। माओ बी इनिबिटर सेलेजिनिन, जिसको अपन डेप्रेनिल के नाम से भी जाना जाता है, रेसेजिनिन, selectively and irreversibly inhibit MAO-B enzyme in the brain, administered orally, does not inhibit MAO in the periphery। ये जो है सेलेजिनिन और रेसेजिनिन, ये मतलब क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जा रहे हैं और ये पेरिफेरी वालों को इनहिबिट नहीं करते। ये भाई ब्रेन पे जाके इनहिबिशन करेंगे, अपना जो भी जलवा है वो ब्रेन पे दिखाएंगे। दे रिटार्ड द मेटाबॉलिज्म डोपामिन इन द ब्रेन for and prevent the formation of toxic metabolite, thus they produce neuroprotective effect in idiopathic Parkinson disease and retard the progression of disease। एडजंक्ट की तरह से यूज किया जाता है। और क्या, रिड्यूस दी ऑन ऑफ एंड वियरिंग ऑफ फिनोमेना, कि भाई सीधी सी बात है, ऑन ऑफ फिनोमेना क्या क्या हो रहा था, ड्रग आप लेते हो, असर दिखेगा जब तक ऑन है, ठीक है, फिर एक टाइम आएगा जब वो धीरे धीरे ऑफ होने लगेगी, तो अब आपको फिर से ड्रग को लेना पड़ेगा। कि होता है कि जब आप कुछ साइंस दिखने लगे कि भाई ड्रग का असर कम हो गया, अब आप जब दूसरी ड्रग लोगे तो इस बीच में एक टाइम गैप आएगा। आप कोई भी ड्रग ऐसी जादुई तो है नहीं कि आपने एकदम जस्ट खाया और वो एकदम से आपके असर कर गई, अनटिल अनलेस वो नाइट्रोग्लिसरीन है, ऐसा कुछ एकदम ऐसी ड्रग नहीं है। मतलब एक नॉर्मल ड्रग की जैसे बात कर रहा हूँ कि भाई वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाएगी, एब्जॉर्ब होके ब्लड के थ्रू आपके ब्रेन पे जाएगी, एंड वहां पे अपना जो भी जलवा है, जो भी अपना उसका एक्शन है वो शो करेगी। तो ऐसा, तो अब आपको पता है कि भाई आपका पेट दर्द होता है, ठीक है, अब आपने कोई दवाई खा ली तो आपका पेट दर्द गायब हो गया।
अब क्या होगा कि आपका पेट दर्द गायब हो गया, एक मतलब 4 घंटे 6 घंटे बाद आपको पेट दर्द हल्का हल्का चालू हो गया फिर से। तो आप समझ गए कि यार चलो दूसरे डोज का टाइम हो गया, अपना आपने दूसरा डोज खाया। पर क्या ऐसा है कि आपने जैसी दो दवाई अंदर एकदम मुंह में रखी और गटकी और वो आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब उसमें भी आधे घंटे तक के आपको दर्द हल्का हल्का सहना पड़ेगा, हो सकता है इंटेंसिटी कम हो जाए विद टाइम, बट आपको दर्द थोड़ा सा सहना पड़ेगा। तो यही होता है वेयरिंग ऑफ फिनोमेना। हाँ, और ये रिड्यूस ऑन ऑफ फिनोमेना मैंने दोनों बता दी फिर से हैं। सिंगल डेली यूज मोर पोटेंट एम्फेटामीन। भाई इसका दिक्कत क्या है, मेटाबोलाइट ऑफ सेलिजिनिन का। ये भाई इसके मेटाबोलाइट हैं एम्फेटामीन और मेथएम्फेटामीन। ब्रेकिंग बैड जिसने देखी होगी, मेथएम्फेटामीन जो कि नशा करते हैं, नशा पत्ते वाले। फॉरेन पे तो बहुत ज्यादा होता है ये, है ना। तो मेथेम्फेटामीन कॉज साइड इफेक्ट लाइक इंसोम्निया, एंजाइटी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो इसलिए अपन देख संभल के दो भाई सेलिसिनिन को। एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एमेंटाडीन क्या करेगी, एमेंटाडीन है एक्चुअली में एंटीवायरल ड्रग जो कि इन्फ्लुएंजा ए को ट्रीट करने के लिए काम आती है, बट इसको पार्किंसन पे भी यूज किया जा सकता है। फैसिलिटेट द सिंथेसिस रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। क्या करेगा भाई ये, सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ डोपामिन फ्रॉम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को, डोपामिनर्जिक फैक्ट्री को थोड़ा सा प्रोत्साहन देगा कि भाई तुम डोपामिन बढ़ाओ बनाओ। एनएमडी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक्शन डिक्रीज ग्लूटामिन, इतना भी नहीं नहीं करोगे तो भी चल जाएगा इतना डिटेल में इसको। ठीक है, इसके एडवर्स इफेक्ट में हेडेक, हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन, हेलुसिनेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज आती है। एक क्या है, लिविडो रेटिकुलरिस, यानी कि डिसकलर्ड पैचेस ऑन द स्किन। हाँ भाई, दूध चावल खाए थे मेरे को, अब नींद आने लगी। देखा, पंजाबी खाना एकदम, दूध बचपन वाला खाना खा लिया मैंने। वैसे भी सुबह उठना ही है। हाँ चलो, अल्जाइमर से पहले ये सेंटर एंटी कोलिनर्जिक, पार्किंसन तो निपट जाएगा, चलो अच्छा है। हाँ, अब अपन आएंगे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक पे। तो सेंट्रली एक्टिंग कोलिनर्जिक लाइक बेंजेक्सोल, ट्राइफेक्सिफेनिडिल। अब ये क्या है, एंटीकोलिनर्जिक मैंने बताया था ना कि डोपामीन और एसिटाइलकोलिन के बीच में भाई बैलेंस नहीं बैठता है, डोपामीन कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है। तो एसिटाइलकोलिन को कम करना है, एसिटाइलकोलिन को कम करने के लिए अपन उसको सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक देंगे, ताकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग एसिटाइलकोलिन को तोड़ेगा एंड अपना बैलेंस लाने की कोशिश होगी। when stop in a treatment of choice in drug induced parkinsonism, जो ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म है उस पे अपन मेनली सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक को यूज करते हैं। इडियोपैथिक में नहीं, इडियोपैथिक में तो भाई डोपामीन ही कम हो रहा है, एसिटाइलकोलिन बढ़ रहा है। अब एसिटाइलकोलिन को घटा के भी तुम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, कितना ही घटा लोगे, पूरा घटाओगे तो भाई ना पेशेंट यहाँ का बचा ना वहां का, तो ये भी नहीं कर सकते। पर अगर ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म में कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को टेम्पररीली या कुछ टाइम के लिए इनहिबिट कर देती हैं या फिर उसने डैमेज कर देती हैं। ठीक है, वो रिपेयर हो जाते हैं विद टाइम, पर तब तक के लिए भाई अब आपको पार्किंसनिज्म के हल्के हल्के सिम्टम शो हो रहे हैं, तो अपन को क्या है कि भाई सिम्टम को ठीक करना है, तो अपन एंटीकोलिनर्जिक, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक का यूज कर रहे हैं। इफेक्टिव, ऑल्सो इफेक्टिव इन इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म, बट मैंने तो ज्यादातर ड्रग इंड्यूस का सुना है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैंने ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म पे इसका जिक्र ज्यादा सुना है। मेनली सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक एक्शन विद मिनिमल peripheral action, they act by reducing the incidence cholinergic in the stratum, less affected than L-dopa but cheap and better tolerated। ठीक है, relieving tremor, rigidity of Parkinsonism। हो भाई साहब, हाँ एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्राई माउथ, कंफ्यूजन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राउजीनेस, हेलुसिनेशन, यूरिनरी टेंशन, ये सब चीजें। एंटीहिस्टामिनिक विद एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, एंटीहिस्टामिनिक को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के साथ दोगे, जैसे प्रोमेथाजीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड ऑर्फेनेड्रीन। डिक्रीजिंग कोलिनर्जिक और ओवर एक्टिविटी इन बेसल गैंग्लिया, बट इससे भाई नींद बहुत तेज आएगी, इतना मेरे को वैसा लग रहा है, क्योंकि एंटीहिस्टामिनिक प्लस एंटीकोलिनर्जिक, अपने आप पे सोचो भाई, खासकर एंटीहिस्टामिनिक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ नींद तो जम के आनी चाहिए इसमें। एल डोपामीन, एल डोपा इज नॉट इफेक्टिव इन ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म बिकॉज डोपामीन रिसेप्टर ही ब्लॉक्ड हो रखे हैं। हाँ ये भी हो सकता है कि भाई जो ड्रग है उसने डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। हाँ, और देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन, डोपामीन तो भर के है पर आपका रिसेप्टर ब्लॉक हो गए। हाँ, या फिर वही मैंने जो बताया कि भाई डोपामिनर्जिक न्यूरॉन को थोड़ा सा टेम्परली दिक्कत है। ड्रग इंटरेक्शंस, ये
इसके तो आपको याद रखना है, एल डोपा माओ इनहिबिटर नॉन सिलेक्टिव वाले के रिटार्ड द मेटाबॉलिज्म डोपामिन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन डोपामिन इंक्रीज होगा, मे प्रेसिपिटेट हाइपरटेंसिव क्राइसिस। कि भाई अब पता चला डोपामिन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है ना, माओ इनहिबिटर्स और एक साथ अपन ने दिया, ज्यादा ही बढ़ गया तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपन को इसलिए तैयार रहना पड़ेगा। एल डोपा इंटू पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन के साथ, पायरिडॉक्सिन क्या होता है, B6 विटामिन B6 प्रमोट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ एल डोपा टू डोपामिन, रिड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट। तो यहाँ पे अपना जो मल्टीविटामिन की जो टैबलेट है एल डोपा के साथ, वो थोड़ी सी दिक्कत कर सकती है अपने पायरिडॉक्सिन, खासकर B6 की बात करें तो। बट वहीं पे पायरिडॉक्सिन आई थिंक किस पे देते हैं, क्विनीन, कोई क्विनीन के साथ देते हैं कि कोई मलेरियल ड्रग है शायद तक, जो है मेरे को ध्यान नहीं है, मलेरियल ड्रग या उनके साथ ना पायरिडॉक्सिन, टीबी की, अरे क्या है, गलत बोल रहा हूँ मैं, टीबी की जो ड्रग है अपनी, उसमें पायरिडॉक्सिन साथ में देना रहता है, आइसोनियाजिड साथ, क्योंकि आइसोनियाजिड, अब ये मैं टीबी का तुमको थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, बट सुन लो मेरी बात को कि भाई जो टीबी की ड्रग्स होती है ना, उसमें ना रिफेम्पसिन, आई मतलब आईएनएच, जो आइसोनियाजिड, रिफेम्पसिन, और क्या था, दो ड्रग्स, ठीक है, मेन तो मैं आइसोनियाजिड के बात कर रहा हूँ। तो आइसोनियाजिड है वो पायरिडॉक्सिन की कमी कराता है, तो इसलिए अपन को पायरिडॉक्सिन साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। पायरिडॉक्सिन, हाँ। फिर एल डोपा इंटू एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, वर्सनिंग ऑफ पोस्चरल हाइपोटेंशन। कि भाई अब देखो, एल डोपा अपना पोस्चरल हाइपोटेंशन तो करा ही रहा था, है ना, अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। अब अगर ये दोनों को मिला दिया एक साथ, तो ब्लड प्रेशर कुछ ज्यादा ही कम हो गया, बंदा पता चला एकदम बेहोश बेहोश हो रहा है। एल डोपा इंटू मेटोक्लोप्रामाइड, ये तो भाई बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है कि लीव मतलब लीवोडोपा प्लस मेटोक्लोप्रामाइड में क्या चीजें होंगी। मेटोक्लोप्रामाइड क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्लॉक करता है D2 रिसेप्टर, कॉजेज ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। ठीक है, मेटोक्लोप्रामाइड क्या करता है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म कराता है, ठीक है, इंटरफियर विद एंटी पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनियन इफेक्ट ऑफ एल डोपा। तो डोम पेरिडोम पूरली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, हेंस देयर इज नो इंटरफेरेंस। इसलिए भाई मेटोक्लोप्रामाइड की जगह अपन डोम पेरिडोम का यूज ज्यादा करते हैं। हाँ, चलो भाई ये लेक्चर यहाँ पे इसको खत्म करें, अल्जाइमर है मेरे ख्याल से, फिर इसका 235, तो कितने 248 पेजेस, 20 पन्ने, ठीक है। बाकी का तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, फटाफट हो जाएंगे कल। तो आई थिंक ट्राई करूंगा कि वो नेक्स्ट लास्ट हो या फिर सेकंड लास्ट हो, बाकी देखते हैं यार। फिलहाल के लिए तो चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ट्राई करते हैं भाई एक हफ्ते के अंदर पूरी फार्मा पर निपटा दें, पूरी ट्राई करूंगा मैं। बाय बाय।